नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां के महाराष्ट्र से एक और जिहादी मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां देखिए, जिहादी की प्रताड़ना से नाबालिग ने आत्महत्या कर ली है। यहां से खबर आ रही है और राखी पर आई थी घर और कुएं में कूदकर इसने आत्महत्या कर ली। बता दें कि जिहादी कासिम हिंदू नाबालिग को परेशान करता था, यह आरोप है, और जिहादी कासिम को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं 7 जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां की महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जिहादी कासिम की मानसिक प्रताड़ना से परेशान हिंदू नाबालिग ने आत्महत्या कर ली है। रक्षाबंधन पर नाबालिग अपने गांव आई थी, जहां कासिम पठान नाबालिग को एक तरफा प्रेम में पिछले 8 महीनों से परेशान कर रहा था, जिसे परेशान कर नाबालिग हिंदू छात्र ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। इस मामले में जिहादी की गिरफ्तारी हुई और पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पीड़ित परिजन सहित क्षेत्र के समस्त हिंदू सरकारी अस्पताल और हसुल पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हिंदुओं ने दबाव के चलते आखिरकार रात 11 बजे 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मुख्य आरोपी कासिम पठान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक हिंदू नाबालिग के पिता की शिकायत पर मुख्य आरोपी कासिम पठान के साथ उसके पिता यासीन सुभान पठान और चचेरे भाई गफ्फार सुभान पठान, हारून सुभान पठान, भाई राजू यासीन पठान समेत सभी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा लिया गया है। आपको बता दें कि मृतक नाबालिग 11वीं विज्ञान वर्ग में पढ़ती थी और नीट परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। वो कोंकणवाड़ी के एक हॉस्टल में रहती थी। वो 2 दिन पहले रक्षाबंधन के मौके पर गांव आई थी। इसी बीच पिछले 8 महीने से आरोपी कासिम पठान उस पर जबरदस्ती प्यार करने का दबाव बना रहा था। तो चलिए, संभाजी नगर से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबूलाल राठौर। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे बाबूलाल जी कि ये पूरा मामला क्या है। जिहादी ने किस तरीके से जिहादी जो है वो इस नाबालिग युवती के आत्महत्या के लिए वो आरोपी उसे करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुएं में कूदकर नाबालिग जो है वो उसने अपनी आत्महत्या कर ली, और ये पूरा मामला निकलकर क्या सामने आ रहा है? पूरा मामला ये जो है तो छत्रपति संभाजी नगर के जटवाड़ा रोड पे गांव है, वहां का है। ये जो बहन थी, हमारी हिंदू मराठा बहन है, नाबालिग ये बहन थी, और इसके साथ लगातार प्रेम का नाटक करके इसको ब्लैकमेल ये जिहादी कर रहा था, और उसी के चलते ये उससे बहुत पीड़ित थी। ये बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधने के लिए गांव पहुंची थी, लेकिन इस जिहादी ने उसको फिर गांव आने के बाद प्रताड़ित किया, जिसके चलते इस बहन ने एक कुएं में कूद कर सुसाइड कर लिया है। और उसको लेकर काफी आक्रोश है। इस वक्त मैं उसी पीड़ित परिवार के घर के सामने हूँ, लेकिन बारिश बहुत होने की वजह से वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर समस्त हिंदू महिलाएं और हिंदू समाज के लोग और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। रास्ता जाम है, लंबा ट्रैफिक लगातार यहाँ पर जाम है, और मांग की जा रही है कि इस जिहादी को फांसी की सजा दी जाए। हालांकि सकल हिंदू समाज की तरफ से जो दबाव बनाया गया था, उसके चलते जिहादी कासिम पठान को गिरफ्तार कर लिया है, और उसके साथ 7 और अन्य जिहादियों के ऊपर मामला दर्ज हो गया। लेकिन पीड़ित परिवार के घर में मातम छाया हुआ है, क्योंकि जो बहन थी हमारी, वो रक्षाबंधन के लिए यहाँ पर आई थी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए, लेकिन इस जिहादी के चलते उस बहन ने अपनी जान दे दी है। लेकिन अब इस जिहादी को फांसी की सजा हो, उसी को लेकर ये जो यहाँ पर आक्रोश देखा जा रहा है। हम तस्वीरें आपको भी दिखाना चाहते थे लाइव में, लेकिन बारिश होने की वजह से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन 12 बजे की बुलेटिन में हम उसी घर से, पीड़ित परिवार के घर से सब तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरह से पीड़ित परिवार के घर में मातम छाया हुआ है, और सकल हिंदू समाज सड़क पर उतरकर विरोध कर रहा है, और इस जिहादी की सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, इसको फांसी की सजा की मांग की जा रही है। बाबूलाल जी, बड़ा सवाल ये भी है कि इस पर प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है?
देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से एफआईआर रजिस्टर की गई है। 12 घंटे रात की 11 बजे एफआईआर हुई है, ये रविवार की रात की 11 बजे, क्योंकि समस्त हिंदू परिवार लगातार पुलिस थाने में और सरकारी हॉस्पिटल में जाकर दबाव बना रहा था। उन्होंने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था कि जब तक इस जिहादी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम डेड बॉडी जो है वो कब्जे में नहीं लेंगे। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है। जो जिहादी काशिफ पठान था उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके जो साथ देने वाले 7 और अन्य जिहादी है उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर हुई है, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के चलते मांग की जा रही है कि बाकी के जिहादियों को भी गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए। बड़ी संख्या में हिंदू समाज आज उस पीड़ित परिवार के घर पे मौजूद है। पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। बारिश बहुत तेज होने के बाद भी लोग पानी में भीगते हुए भी परिवार के साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर 12 बजे की बुलेटिन में हम पीड़ित परिवार के घर की ये तस्वीरें दिखाएंगे। अभी दिखाना संभव नहीं हो पा रहा है बारिश की वजह से। बिल्कुल, यहाँ पर एक लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि नाबालिग बच्ची जो है वो 11वीं की छात्र थी, नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और ऐसे में जिहादी ने उसे अपनी साजिश का शिकार बनाया और उसकी आत्महत्या हो गई। जी बाबूलाल जी। जी, निश्चित तौर पर 11वीं की छात्रा थी, नेट परीक्षा थी और परीक्षा देने के लिए वो बाहर हॉस्पिटल में ही रह रही थी, लेकिन रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन के लिए 2 दिन की छुट्टी थी और उसी रक्षाबंधन की छुट्टी के चलते ये जो बहन थी, हमारी नाबालिग बहन थी, हिंदू बहन थी और अपने भाई के रक्षाबंधन के लिए, भाई को राखी बांधने के लिए अपने घर पर आई थी। लेकिन जब ये बहन गाँव में पहुंची तो इस जिहादी काशिफ ने फिर तकलीफ देना शुरू कर दिया और उसी के चलते इस बहन ने परिवार को कुछ न बताते हुए जो है कुएं में कूद कर ये जान दी। ठीक है बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें, यहाँ पर नाबालिग लड़की कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। जिहादी ने उसे प्रेम करने के लिए दबदबा बनाता है। एक जिहादी, एक तरफा प्रेम का मामला सामने आ रहा है। वहीं जो मृतका है वो 11वीं की छात्रा बताई जा रही है जो कि नीट की परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें अगली खबर जो है वो उदयपुर से है, जहाँ की 4 दिन पहले 16 अगस्त को उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल स्टूडेंट की मौत हो गई है। अब एमबी अस्पताल में भर्ती छात्र की दोपहर करीब 3 बजे तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया था। छात्र की मौत के बाद अस्पताल के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी भी कर रहे हैं। आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छात्रा के अंतिम संस्कार पर अंतिम यात्रा में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बता दें कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल, उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह मीणा मौके पर मौजूद रहे हैं। शहर में बाजार से लेकर विभिन्न चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अफवाहों से शहर को बचाने के लिए नोटबंदी भी बढ़ा दी गई है। आज रात, वही आपको बता दें कि कल की रात 10 बजे नेट बंद था और आज भी रात को 10 बजे नेट बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में भारी बवाल खड़ा हो गया। कई गाड़ियां फूंक दी गई हैं और उस समय भी क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। इस पूरे मामले को सीएम भजनलाल खुद निगरानी कर रहे हैं। इससे पहले आरोपी छात्र के अवैध घर को पुलिस ध्वस्त कर चुकी है। बता दें आपको कि सूरज पोल थाना क्षेत्र के भाटियानी चौहटा स्थित आर्य समाज स्कूल के बाहर बीती 16 अगस्त को छात्रों में आपसी कहासुनी के बाद चाकूबाजी हो गई थी और 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया था। वारदात को अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गया था। मेरा तो सभी समाज, सर्व समाज का मैं आभारी हूँ। पूरा संगठन और सरकार आभारी है कि उन्होंने शांतिपूर्वक इनको सच्ची श्रद्धांजलि, शांति रहकर इस उबलता हुआ, गरमाया हुआ माहौल को संभालते हुए सभी युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे आम नागरिक हो, उन्होंने जो अपनी विवेक से काम लेकर जिनको देवराज जी को अंतिम विदाई दी, मैं उनका आभारी हूँ। मैं कन्हैयालाल जी हत्याकांड के टाइम पर उदयपुर ने शांति बनाए रखी, मगर उसका परिणाम ये निकला कि आज देवराज की हत्या का सामने आया। तो वास्तव में ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए
इस देवराज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे और फांसी तक उनको पहुंचाए, तभी जाकर इसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और आने वाला ये जो क्राइम है घटेगा, ऐसा अपराध करने वाले पे डर रहेगा। मैं सरकार का, प्रशासन का और आम नागरिक का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शांति बनाए रखी और इस सच्ची श्रद्धांजलि में आपने अपना योगदान दिया, उनका धन्यवाद। पूरा मेवाड़ एक परिवार की तरह रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटना जब आती हैं तो पूरे सामाजिक जीवन को झकझोर देती हैं। बहुत दुखद है, बहुत सारे प्रश्न हैं, सबके मन में आक्रोश है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत, अभी तक की जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो अच्छी हुई है, लेकिन बहुत व्यवस्थित ढंग से कठोरतापूर्वक हो, और यदि कोई इकोसिस्टम है तो उसका भी पूरी पड़ताल होनी चाहिए, इतना ही आग्रह करेंगे। देखिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ना केवल अपराधी लेकिन उसके जो जितने समर्थक हैं, कोई इकोसिस्टम है तो उसको भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सामान्य घटना नहीं है। जैसी सूचना आ रही है बहुत गंभीर है। आज इस अंतिम संस्कार में समाज के सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के अर्पित हुए हैं। 3-4 दिन जरा मृत्यु से जूझ रहे थे, वो अपने जीवन और मृत्यु से जूझ रहे थे, और शहरवासियों में काफ़ी आक्रोश है, और जिस धैर्य तो चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान से ब्यूरो चीफ नेतांश पटेल जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है। यहां पर बताया जा रहा है कि 10वीं के सहपाठी ने ही चाकू से हमला किया, उसके बाद वो लड़का काफी दिनों तक, 4 दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। और अब उसको लेकर ये बवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या कुछ वहां का माहौल है और इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, ये हमें बताएं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 16 अगस्त की घटना है, 16 अगस्त के दिन 2 स्कूली छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाए। हालांकि दोनों के बीच में मनमुटाव की जो घटना है वो चलती आ रही थी, और उसके बाद 16 अगस्त के दिन जो अयान शेख नाम का आरोपी है, उसने चाकू से वार किए देवराज मोची के ऊपर, और देवराज मोची ने कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद जो महाराणा भोपाल अस्पताल है उदयपुर का, वहां पे उसे भर्ती कराया गया। उसके अंदर गंभीर रूप से वो घायल था, वेंटिलेटर पे लगातार उसकी नाजुक हालत बनी हुई थी। बीच में ये भी रिपोर्ट मिली थी कि हालत उसकी स्थिर है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर ठीक है नेतांश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। और उन बच्चों के लिए जूता और मोजा भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी सरकार 1200 रुपए इन छात्रों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, बैग, बुक्स और शूज के लिए उनके अभिभावक के खाते में सीधे भेज रही है, जिससे वह अपने बच्चों के लिए इस आवश्यकता की पूर्ति कर सके। ये चीजें दिखाने के बाद हमने जनप्रतिनिधियों, समाज के मानिंदों का सहयोग लेकर के ऑपरेशन कायाकल्प का एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,34,00,000 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से फ्लोरिंग, उसके फर्श को बनाने, फर्नीचर को लाने, स्मार्ट क्लास बनाने, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाने, वहां पे लाइब्रेरी बनाने और अन्य तमाम कार्यक्रम वहां पर प्रारंभ हुए। पेयजल की व्यवस्था के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, और आज उसके परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। इसमें केवल सरकार ही नहीं, पहले भी तमाम उन संस्थाओं का योगदान हमें मिला जो सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। और मैं धन्यवाद दूंगा अशोक लेलैंड को और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन को, जिन्होंने चरकावा और भटड़ विकास खंड को रोड टू स्कूल कार्यक्रम के साथ जोड़ने के इस अभिनव प्रयास में अपना योगदान दिया है।
और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे रहे हैं। रोड टू स्कूल कार्यक्रम यह एक प्रकार का स्कूल चलो अभियान का ही एक नया रूप है। स्कूल चलो अभियान में हमारे शिक्षक घर घर जाते हैं और घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल लाने का कार्यक्रम करते हैं। रोड टू स्कूल में जो बच्चे ड्रॉप आउट कर लिए या जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं अन्य तमाम कारणों से, उनकी या तो समझ में नहीं आ पा रहा है या उनको पढ़ने में असुविधा हो रही है, उन लोगों के लिए यहाँ पे सोहका लीलैंड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के माध्यम से यह कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ किया गया है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें इन्होंने एक पिरामिड भी तैयार किया है। रिसोर्स पर्सन के बाद अन्य उनकी मॉनिटरिंग करने वाली टीम, उससे भी ऊपर एक टीम, एक पिरामिड बन जाएगा कि टॉप टू बॉटम एक एक बच्चे पर समीक्षा की जा सकती है। और बेसिक शिक्षा परिषद के साथ इन्होंने रोड टू स्कूल कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अशोका लीलैंड को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चरगावा जैसे विकास खंड के इन 17,000 से लगभग 18,000 बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, जिसमें इनके द्वारा नई चीजें दी जाएंगी, जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि हम एग्जाम्पल दे करके, मॉडल दे करके उन बच्चों को बताएंगे, उसके मॉडल उपलब्ध रहेंगे, मैथ से जुड़े हुए उस प्रकार के मॉडल रहेंगे, आसानी से बच्चे उसको समझ पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्वाभाविक रूप से इसका बच्चे एक बार जब समझ जाएंगे, उम्र ऐसी है, एक बार उन्होंने गणित की पहेली को समझ लिया तो न्यू उनकी इतनी सशक्त हो जाएगी कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान उनको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है कि यही कार्यक्रम लगातार हमें अन्य संस्थाओं में करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले 90 स्कूल चरगावा विकास खंड के लिए गए हैं, इसके बाद आपके भटट विकास खंड के भी सभी बेसिक शिक्षा परिषद के, जिसमें 1 से लेके 8वीं तक के विद्यालय जो हमारे कंपोजिट विद्यालय हैं, इनको भी लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। ये जो नए तरीके अपनाए गए हैं, मुझे लगता है यह एक अभिनव प्रयास है, जिसमें हमारा प्रयास होगा इसके माध्यम से कि 100% बच्चों का नामांकन हो और वे अपनी कक्षा को निरंतर बनाए रख करके चलें। केवल अब ये नहीं कि वह स्कूल तो आया लेकिन स्कूल में नामांकन तो कराया, स्कूल नहीं आ रहा है, नामांकन भी कराना है, स्कूल भी आना है। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यूपी के बिजनौर की। यूपी के बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में एक अब्बू ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पिता को जेल भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटी और 2 बेटे हैं। 17 वर्षीय बेटी कम बोलती है और महिला का कहना है कि उसकी बेटी ने 15 दिन पहले उसे बताया कि उसका पिता मोइनुद्दीन उसके साथ गलत हरकत करता है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये शर्मसार करने वाली ये जो घटना है वो सामने आ रही है, जहां के पिता ने ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का साहस किया और 1 साल से इस तरह के घिनौने हरकत को वो अंजाम देता आ रहा था। मां की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई में लगातार पुलिस जुटी हुई है। थाना अफजलगढ़ पर आज एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक 16 वर्षीय बच्ची द्वारा अपने पिता मोइनुद्दीन पर 1 वर्ष से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। इस तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। शीघ्र गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है, जहां थाना पुलिस द्वारा गौकशी मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही कब्जे से कटान करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि भाना भवन क्षेत्र में काली नदी स्थित घाट पर 2 व्यक्तियों द्वारा गौकशी करने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल थाना भवन पुलिस मौके पर पहुंची और पशुओं को बचाया गया। घटना में लिप्त 2 आरोपियों के विरुद्ध थाना पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक शामली के आदेश पर चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी और गौकशी के घटनाओं के रोकथाम के लिए अभियान में कार्रवाई की गई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जलालाबाद की घटना है। हमें 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों के द्वारा किसी गोवंश को नदी के किनारे बांधकर उसको कटान करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तत्काल हमने टीम रवाना करी। गोवंश को जो है वो किसी भी जिंदा हालत में प्राप्त किया गया और जो अपराधी थे उनको भी 2 टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करा ली गई है। उन्हें अभी जो है वो अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई जल्दी ही सुनिश्चित करा ली जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।